बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पिछले लेक्चर के बाकी हिस्से को कंप्लीट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की सूरत में अगर दो बॉल जिनका मास m1 और m2 हो और उनकी वेलोसिटीज़ v1 और v2 रिस्पेक्टिवली हैं, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाती हैं और उस सूरत में हम आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज़ को इन एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि v1 प्राइम विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 के बराबर है। इसी तरह सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v2 प्राइम हो जाती है, जिसको हम इस एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 के बराबर होगी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की सूरत में आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी। अब वो स्पेशल केसेस क्या होंगे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कि केस वन, कि अगर हमारे पास दो ऐसे बॉल हों जिनका मास बिल्कुल आपस में बराबर हो, m1 m2, जबकि इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो, इस तरह कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बॉल एक ही मास के हैं, एक ही लाइन पर मूव करते हुए जब वेलोसिटी v1 और v2 के साथ मूव करेंगे और अगर v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो m1 m2 से टकराएगा। आफ्टर द कोलिजन उस सूरत में वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स क्या बनेगी। इसके लिए हम यही एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैं इसको a और इसको b का नाम दे देता हूं। फ्रॉम a, अगर हम m1 और m2 को इक्वल कहते हैं, मैं दोनों की वैल्यूज को m ले लेता हूं, यानी m1 की जगह भी m पुट कर दें और m2 की जगह भी अगर m पुट कर देते हैं, तो उस सूरत में v1 प्राइम विल बी इक्वल टू m माइनस m ओवर इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2 हो जाएगा। अब यहां पे देखा जाए तो m माइनस m 0 हो जाएगा और 0 चूंकि मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो इसलिए ये पहली टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो जाती है, जबकि दूसरी टर्म में 2m ओवर 2m इंटू v2 आ जाएगा, विच ब्रिंग्स द रिजल्ट v2। v1 प्राइम विल बी इक्वल टू v2। सिमिलरली फ्रॉम b, v2 प्राइम क्या बन जाएगा, v2 प्राइम विल बी इक्वल टू, यहां पे 2m ऊपर आ जाएगा ओवर m प्लस m, v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2। मतलब हमने m1 की जगह भी m पुट कर दिया और m2 की जगह भी m पुट किया, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह आया कि इस सूरत में ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि m माइनस m 0 मल्टीपल में आ गया और यहां पे ये 2m ओवर 2m है, दैट इज अगेन 1, तो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1। अगर देखा जाए तो इस रिजल्ट को एनालाइज करें तो v1 प्राइम v2 के बराबर है, यानी पहले बॉल की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो दूसरे बॉल के कोलिजन से पहले है, जबकि दूसरे बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद वो होगी जो पहले बॉल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। तो वेलोसिटीज ने इंटरचेंज हो जाना है, यानी पहले बॉल की वेलोसिटी दूसरे को और दूसरे बॉल की वेलोसिटी पहले को मिल जाती है। यह हमारे पास फर्स्ट केस था। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो उसमें हम जस्ट ये देखेंगे कि अगर m1 m2 के बराबर हो, हम दोनों को m के बराबर कह देते हैं, जबकि
v2 इज इक्वल टू 0। मीन्स कि हमारे पास एक बॉल m1 जिसका मास m के बराबर है वेलोसिटी v1 के साथ मूव करते हुए एक स्टेशनरी बॉल m2 के साथ टकराता है, जबकि दोनों का मास m के बराबर है। मतलब एक जैसे बॉल इस तरह टकराते हैं कि एक बॉल पीछे से आके एक स्टेशनरी बॉल के साथ टकराए, तो उस सूरत में v2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत में हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जैसे कि हमने पहले केस में देखा कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अगर आप इसको a और b से भी कैलकुलेट करना चाहें तो उस सूरत में v1 प्राइम विल बी इक्वल टू, इस हिस्से को अगर हम देखें तो ये m माइनस m की वजह से 0 हो जाएगा, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। और यहाँ पे चूंकि v2 0 है, इस वजह से ये सारे का सारा भी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स v1 प्राइम विल बी इक्वल टू 0 एंड देन v2 प्राइम, अगर यहाँ पे देखें तो 2m ओवर 2m 1 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू v1, देन इट विल बिकम v1। जबकि ये m माइनस m और v2 दोनों 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी, तो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1। तो अगर देखा जाए तो पहले केस की तरह यहाँ पर भी वेलोसिटीज इंटरचेंज ही हुई हैं। दूसरे लफ्ज़ में हम यहाँ से जब ये बॉल इसके साथ जाके टकराएगा, अगर ये एक लाइन में जाके टकरा रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये बॉल यहाँ पे जाके रुक जाएगा, जबकि ये बॉल इस वेलोसिटी के साथ यानी v1 वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि हमारे पास वेलोसिटीज आर अगेन इंटरचेंज। अब थर्ड केस हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल बहुत हैवी हो और दूसरा बॉडी या बॉल लाइट वेट हो, बहुत ही लाइट हो। मतलब अगर फर्ज करें कि एक m1 इज मच ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बहुत बड़ा हो, हम ये कह सकते हैं कि m1 और m2 जहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो वहां पे m2 इज नियरली इक्वल टू 0। m2 एज कंपेयर टू m1 इज निग्लिजिबल, जबकि v2 0 हो। मीन्स कि हमारे पास ये केस बन गया कि एक हैवी बॉल जब बहुत ही लाइट बॉल के स्टेशनरी बॉल के साथ जाकर स्ट्राइक करे तो उस सूरत में आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज क्या बनेगी। तो अगेन चूंकि v2 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे। हमारे पास v1 प्राइम जो बचेगा वो बचेगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, और इसी तरह v2 प्राइम की वैल्यू जो बचेगी वो 2m1 ओवर m1 प्लस m2 बचेगा इंटू v1। रीज़न बिहाइंड दीज एक्सप्रेशन इज कि हमारे पास a और b एक्सप्रेशन में v2 0 होने की वजह से सेकेंड टर्म्स दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर v1 प्राइम कैलकुलेट करना चाहें तो जहां पे m2 आएगा उसको 0 कर देंगे बिकॉज इट इज़ निग्लिजिबल एज कंपेयर टू m1, और जहां पे v2 हमने पहले 0 कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आए थे। तो v1 प्राइम विल बी इक्वल टू m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0। इससे हमें जो रिजल्ट मिला m1 ओवर m1 दैट इज इक्वल टू 1, और ये v1 बचा। इसी तरह v2 प्राइम हमारे पास बचा 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1। इसका मतलब ये होगा 2m1 ओवर m1 दैट विल बी इक्वल टू 2, तो आंसर आ जाएगा 2v1। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही हैवी बॉल है, फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई लेड बॉल हो और उसके आगे एक पिंग पोंग की बॉल रखी हुई हो, तो जब ये इसके साथ टकराएगा तो इसकी बॉल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो कि बहुत हैवी है, इसकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। v1 प्राइम इज़ नियरली इक्वल टू v1, जबकि v2 प्राइम इज़ इक्वल टू 2v1। v2 प्राइम हमारे पास 2v1 यानी इससे भी जो इसकी स्पीड थी इससे भी डबल स्पीड के साथ वो आगे मूव करेगा। जैसे आप अक्सर सुनते हो कि एक ट्रेन जा रही थी और उसने पटरी के ऊपर आए हुए एक गाड़ी को उड़ा दिया,
उड़ाने से मुराद ये है कि जब वो उसके साथ कोलाइड करती है तो उसका मास चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जिस चीज़ के साथ वो टकराती है वो उससे भी डबल स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास बहुत दूर जाके गिरती है। तो v1 प्राइम और v2 प्राइम हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास केस कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि हम इसको केस 4 का नाम दे देते हैं। इफ m1 is much smaller than m2 and v2 is equal to 0, यानी एक बहुत लाइट बॉल एक हैवी बॉल के साथ टकराए। मतलब आप समझ लें कि एक पिंग पोंग बॉल यानी टेबल टेनिस बॉल, अगर फ़र्ज़ करें कोई लेड की एक बॉल हमने बना के रखी हुई है, उसके साथ जाकर टकराता है, या एक बॉल को हम दीवार पर दे मारते हैं, तो एक बॉडी बहुत ही हल्का है जबकि दूसरा बॉडी बहुत हैवी है, तो उस सूरत में सूरत हाल क्या होगी। अब चूंकि m1 m2 के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल है, वी कैन से दैट m1 इज़ नियरली इक्वल टू 0, v2 ऑलरेडी 0 है, तो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखे थे v1 प्राइम और v2 प्राइम वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो v1 प्राइम विल बिकम, m1 की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, माइनस m2 लिखा डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 इंटू v1, दिस विल बिकम माइनस v1, क्योंकि m2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर नेगेटिव साइन होने की वजह से ये नेगेटिव साइन साथ हमें आ जाएगा। इसी तरह v2 प्राइम अगर देखें तो हमारे पास v2 प्राइम 2m1 चूँकि 0 हमने निग्लिजिबल लिया है, इस वजह से जब इसको m2 से डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल निग्लिजिबल हो जाएगा या नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे v1 प्राइम माइनस v1 हो गया। टकराने के बाद अगर एक बहुत ही हैवी बॉल के साथ एक लाइट किस्म का बॉल आके टकराता है, तो जिस स्पीड के साथ वो इसके साथ टकराएगा उसी स्पीड से ये वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम बॉल को दीवार पर दे मारते हैं तो बॉल दीवार पर लगने के बाद उसी स्पीड के साथ वापस आ जाती है अगर ये इलास्टिक कोलिजन हो, जबकि दीवार अपनी जगह पर रहती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये टकराने के बाद पीछे मुड़ जाएगा, लेकिन इस बॉल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ इसके स्पेशल केसेस थे। इसमें अगर हम m1 और m2 को इस केस की बात करें तो आमतौर पे जब फिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हाई एनर्जी न्यूट्रॉन मूव करते हैं, जो पैदा होंगे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब उनको हमने स्लो डाउन करना है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए हम फील्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते उसको स्लो डाउन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि उसके रास्ते में प्रोटॉन्स रख देते हैं। अब वो प्रोटॉन जब उन न्यूट्रॉन के साथ, जो न्यूट्रॉन है जब उन स्लो मूविंग प्रोटॉन्स के साथ टकराते हैं, तो चूँकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन बराबर होता है तो उनकी वेलोसिटीज़ तकरीबन इंटरचेंज हो जाती हैं, जिससे ये होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। अब उनके स्लो डाउन होने को हम थर्मलाइजेशन ऑफ न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। अब वो जो स्लो डाउन न्यूट्रॉन है फर्दर फिशन के अमल में यूज़ होते हैं, तो ये उनकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कही जा सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड देयर स्पेशल केसेस। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका आंसर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।